नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम देखेंगे बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा सामाजिक शोध एवं सर्वेक्षण वाली इकाई के अंतर्गत। तो आज का एक मॉर्निंग में हमारा लेक्चर हुआ था जिस सुबह 10 बजे, जिसमें हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर किया था सुपरविजन की ऑब्जर्वेशन के बारे में, यानी अवलोकन के बारे में। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे इंटरव्यू यानी साक्षात्कार क्या होता है। तो आपने अनुसूची में भी साक्षात्कार का एक प्रकार पढ़ा था, अनुसूची साक्षात्कार अनुसूची, यानी जब प्रश्नों की सूची लेके जाते हैं आप उत्तरदाता के पास और उससे प्रश्न पूछकर आंसर भरते हैं। तो फिर साक्षात्कार और अनुसूची साक्षात्कार अनुसूची में अंतर क्या है, ये भी आज हम समझने का प्रयास करेंगे। जी हाँ प्रफुल्ल जी, जी हाँ, प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, थोड़ा सा 1-2 दिन और लगेगा क्योंकि टेस्ट सीरीज का जो उसमें ऑप्शन था, ठीक है, वो ब्लॉक हो गया है गलती से। मेरी ही गलती है, ठीक है, मैंने कंपनी को ईमेल कर दिया है apex.com को, तो उसको वो रीस्टार्ट कर देंगे, ठीक है, रीजनरेट कर देंगे। तो अभी आप लोग अभी समस्या आ रही होगी, बहुत से लोगों को टेस्ट सीरीज में वो पेपर सॉल्व नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। इसका समाधान आज या कल में हो जाएगा क्योंकि कल भी छुट्टी थी, आज भी छुट्टी है कंपनी की यहाँ, ठीक है। तो हो सकता है मंडे तक ये प्रॉब्लम आपसे सॉल्व हो जाए। वैसे मैंने कंपनी को ईमेल कर दिया है क्योंकि टेस्ट सीरीज में जो टेस्ट डले हुए हैं वो आपको शो नहीं हो रहे होंगे, या फिर अगर शो हो भी रहे होंगे तो सबमिट नहीं हो रहे होंगे। सभी लोगों ने अपनी परेशानियों को शेयर किया है, जो जो प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। कोशिश कर दी गई है, कंपनी 2 से 3 दिन में इसको सॉल्व कर देगी। उन्होंने मुझे आज का समय दिया था लेकिन आज तो छुट्टी है, हो सकता है मंडे तक ये चीजें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक से, और टॉपिक है हमारा साक्षात्कार, इंटरव्यू क्या होता है। देखिए, अब इस टॉपिक से पहले इसके नेचर को समझ लीजिए। आपने अगर क्वेश्चन देखे होंगे पुराने पेपरों में, या यूजीसी नेट की बात हम करें, या अदर स्टेट में लेवल होने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की हम बात करें, या सेट के स्तर पर होने वाली परीक्षाओं की बात करें, यूपी पीजीटी में ये टॉपिक शामिल नहीं है, सामाजिक शोध एवं सर्वेक्षण। लेकिन झारखंड पीजीटी में और बिहार पीजीटी में इसे शामिल किया गया है। साथ ही साथ राजस्थान पीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में भी, ठीक है, इस टॉपिक को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर जब भी आप पूरे भारत में जितने भी स्टेट में होने वाले एग्जाम हैं, खासकर अगर हिंदी भाषी राज्यों की हम बात करें, तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं यूजीसी नेट के स्तर के या बाकी स्टेट लेवल के, तो साक्षात्कार के टॉपिक से 2 से 3 प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। पहला, साक्षात्कार के प्रकारों से प्रश्न बनता है। दूसरा, साक्षात्कार प्रारंभ करने से लेकर समाप्त करने का जो चरण होता है, प्रक्रिया का चरण है, उस प्रक्रिया के चरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। और तीसरा, साक्षात्कार को लेकर जो स्टेटमेंट हैं विचारकों के, विलियम गोडे क्या कहते हैं, ठीक है, गोडे और हार्ट क्या कहते हैं, पीवी यंग का स्टेटमेंट क्या है, इस प्रकार के स्टेटमेंट वाले प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके पुराने पेपर जरूर सॉल्व किया कीजिए, ठीक है। बहुत से लोग क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, मतलब टॉपिक पहले तैयार करते हैं 4 किताबों से, 5 किताबों से, 4-4 5-5 महीने तक वो टॉपिक पढ़ते रहेंगे, अलग अलग किताबें ले आएंगे, अलग रामायण किताबें ले आएंगे, यूट्यूब के हजारों वीडियो डले हैं, उन वीडियो को देखकर अपना समय खराब करेंगे। लेकिन सबसे पहले तैयारी करते समय, किसी भी टॉपिक को पढ़ते समय, किसी भी एग्जाम को प्रिपरेशन करते समय, पहले ये देखिए जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछे गए। एक बार अगर आपको क्वेश्चन मालूम पड़ जाए कि क्वेश्चन का नेचर कैसा है, प्रश्नों की प्रकृति कैसी है, तो फिर आपका पढ़ने के दौरान आप समझ जाते हैं कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ठीक है। तो पहले हमने इसके प्रश्नों को समझा कि प्रश्न किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं। फिर इस टॉपिक से संबंधित 25 प्रश्न भी हमने तैयार कर दिए हैं, वो आपको अलग से कराए जाएंगे, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं साक्षात्कार यानी इंटरव्यू वाले टॉपिक से। नमस्कार सभी को नमस्कार। प्रफुल्ल जी नमस्कार, ज्योति जी नमस्कार। ठीक है, कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, जरूर पूछिएगा। सबसे पहले हम बात करें इंटरव्यू यानी साक्षात्कार का मतलब क्या होता है। देखिए, साक्षात्कार पहली बात तो एक मौखिक संवाद है। आजकल आपने खूब चर्चा चलते देखा होगा, यूट्यूब पर कई सारे पॉडकास्ट आ चुके हैं, लेकिन 90% पॉडकास्ट किसी काम के नहीं है, क्योंकि आजकल पॉडकास्ट का इस्तेमाल अपने विचारों को थोपने के लिए, प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए होता है। लेकिन हाँ, आपको बहुत से पॉडकास्ट ऐसे मिलेंगे जिसमें ऐसे लोग उभर कर सामने आते हैं जिन्होंने जीवन में, अपने सार्वजनिक जीवन में, पब्लिक लाइफ में बहुत अच्छा काम किया है और वो उसको शेयर भी करते हैं। तो ऐसे पॉडकास्ट जरूर सुनिए। आजकल कॉमेडियंस भी पॉडकास्ट बनाने लगे। हर व्यक्ति जो एक पॉडकास्ट में जाता है, दूसरे पॉडकास्ट में दूसरा ज्ञान देने लगता है।
ऐसे पॉडकास्ट से बचिए। तो पॉडकास्ट भी अपने आप में साक्षात्कार का ही एक आधुनिक रूप है। लेकिन जब हम समाजशास्त्र की बात करते हैं तो सामाजिक अनुसंधान में ब्रॉडकास्ट क्या है? एक मौखिक संवाद है। इस मौखिक संवाद में दो लोग शामिल हैं, कम से कम दो लोग। पहला एक है अनुसंधानकर्ता और दूसरा है उत्तरदाता, यानी जिससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यानी समाजशास्त्र में साक्षात्कार क्या है? एक मौखिक संवाद है जिसमें एक पर्टिकुलर निर्धारित उद्देश्य है। भाई अगर किसी पॉडकास्ट का कोई पर्पस है कि हम कोई इंफॉर्मेशन जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वो पॉडकास्ट अपने आप में साक्षात्कार के रूप में देखा जाएगा, इंटरव्यू के रूप में देखा जाएगा। लेकिन किसी पॉडकास्ट में ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, जो बार बार कह रहा है कि हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है, हमारे गूगल में देख लीजिए, गूगल करके देख लो। अगर इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है तो उसका कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं है और साक्षात्कार करने वाले का भी कोई उद्देश्य नहीं है। वो जनता को क्या बताना चाहता है इस पॉडकास्ट के द्वारा। लेकिन समाजशास्त्र में जो अनुसंधान साक्षात्कार की बात करते हैं, तो साक्षात्कार में एक मौखिक संवाद तो होता है, लेकिन एक निश्चित उद्देश्यों के लिए होता है। तो निश्चित उद्देश्यों के लिए उत्तरदाता से प्रश्न पूछकर डेटा प्राप्त करना ही समाजशास्त्र में साक्षात्कार कहलाता है। तो समाजशास्त्र में साक्षात्कार का मतलब क्या है? एक ऐसा मौखिक संवाद जिसमें निर्धारित उद्देश्यों के लिए उत्तरदाता से प्रश्न पूछकर डेटा को प्राप्त किया जाता है, डेटा का संग्रह किया जाता है। क्लियर यहां तक? अब साक्षात्कार किस प्रकार की प्रणाली है? क्या इसमें संख्यात्मक जानकारी प्राप्त करनी है हमें, या हमें परिणात्मक जानकारी प्राप्त करनी है? नहीं, हमें सामने वाले की मनोवृत्ति को समझना है। क्योंकि अगर हमें परिणात्मक जानकारी प्राप्त करनी होती, संख्यात्मक जानकारी प्राप्त करनी होती, तो हम अनुसूची प्रश्नावली जैसे सस्ते साधन का इस्तेमाल कर लेते, अनुसूची का इस्तेमाल कर लेते। लेकिन नहीं, हमें जानकारी चाहिए सामने वाले की मनोवृत्ति को समझना है, उसकी राय को समझना है, उसकी घटना को संबंध में उसके विचारों को समझना है, विषय वस्तु के संदर्भ में उसके विचार क्या है। यानी सामने वाले की राय बहुत महत्वपूर्ण होती है। यही कारण है कि साक्षात्कार गुणात्मक अध्ययन बन जाता है, परिणात्मक नहीं, गुणात्मक। यानी व्यक्ति की राय बड़ी महत्वपूर्ण, उसका दृष्टिकोण, उसकी मान्यताएं, उसके अनुभव, उसकी प्रेरणाओं को हमें जानना होता है। उत्तरदाता की प्रेरणाओं को, उत्तरदाता की राय क्या है, उनका दृष्टिकोण क्या है, अप्रोच क्या है। ठीक है? तो अनुसंधान करता जब किसी सामने वाले की राय, उसकी मनोवृत्ति, उसकी दृष्टिकोण, उसके परिप्रेक्ष्य को जानने के लिए उससे संवाद करता है, तब इसे कहा जाता है साक्षात्कार। तो यहाँ पे जो 3 पॉइंट लिखे गए हैं, आपको इसी से साक्षात्कार की सार तैयार हो जाता है। तो पहली बात, साक्षात्कार एक मौखिक संवाद है। दूसरा, निर्धारित उद्देश्यों के लिए होता है। तीसरा, जिसमें उत्तरदाता से विचार से तथ्य प्राप्त किए जाते हैं। चौथा, ये परिणात्मक नहीं बल्कि गुणात्मक अध्ययन की विधि है। पांचवा, इसमें उत्तरदाता के केवल संख्यात्मक या सूचना प्राप्त करना उद्देश्य नहीं है, बल्कि उसका दृष्टिकोण, उसकी मान्यताएं, उसके अनुभव, उसकी भावनाओं का, ठीक है, जानकारी प्राप्त करना, भावनाओं को समझना भी साक्षात्कार का उद्देश्य होता है। यहां तक क्लियर हुआ? कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, पूछ सकते हैं। अब आते हैं साक्षात्कार के अंतर्गत और क्या क्या जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए। साक्षात्कार में जो शोध करता है, जो अनुसंधान करता है, वो किसी व्यक्ति से या किसी समूह को जिसका की सूचना प्राप्त करना है, उसके आमने सामने बैठते हैं, कुछ प्रश्न पूछते हैं, अध्ययन विषय से संबंधित सूचनाएं संकलित करते हैं। अब देखिए 4 बातें यहाँ पे सामने आ गई। तो साक्षात्कार में अगर आपसे पूछा जाए साक्षात्कार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, जब कथन कारण वाले प्रश्न आते हैं या कथनों से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो सबसे ज्यादा लोग गलत करके आते हैं, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। यहाँ लिखा गया है शोधकर्ता किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से भी, यानी साक्षात्कार का मतलब ये नहीं है कि कम से कम 2 ही लोग होंगे, नहीं, कम से कम 2 लोग होंगे, एक अनुसंधानकर्ता, एक उत्तरदाता। लेकिन उत्तरदाता 3-4 भी हो सकते हैं। यानी एक शोधकर्ता तो एक ही होगा, लेकिन अनुसंधान कर जिनसे बातचीत चल रही है वो 3-4 लोग भी हो सकते हैं। यानी केवल एक व्यक्ति नहीं, व्यक्तियों के समूह से भी साक्षात्कार किया जा सकता है। तो कथन कारण वाले प्रश्नों में छोटी छोटी बारीक गलतियां होती हैं, पेपर इसलिए बिगड़ जाता है। ठीक है? यहाँ पे आमने सामने बैठकर साक्षात्कार किया जाता है, यानी सामने पे कोई पक्ष होता है, यानी लाइव चलता है। अब किसी व्यक्ति से अगर मान लीजिए साक्षात्कार करना है, आपने प्रश्न पूछा, वो 2 दिन बाद बात आपको व्हाट्सएप कर रहा है, तो इसे साक्षात्कार नहीं कहा जाएगा। हमेशा लाइव होता है, प्रश्नों का आदान प्रदान होता है, प्रश्नोत्तरों का। ठीक है? साथ ही साथ कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जो अध्ययन विषय से संबंधित होते हैं, याद रखिएगा। यानी आपके द्वारा पूछे गए जो प्रश्न हैं, भले ही आपने प्रश्नों की सूची से प्रश्न पूछे हैं
या रैंडमली आपने प्रश्न पूछे हो या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, यानी भले ही आपने बात में से बात निकालकर, क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालकर पूरा प्रश्न पूछे हो, लेकिन सभी प्रश्न क्या होंगे, निश्चित सूचनाओं, निश्चित उद्देश्यों से संबंधित होंगे। क्लियर है? ये इसकी विशेषता होती है, ये साक्षात्कार की विशेषता होती है। अब आते हैं गुडे और हार्ट क्या कहते हैं, इनका स्टेटमेंट क्या है। ये कहते हैं कि साक्षात्कार क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है, यानी सोशल इंटरेक्शन हो रहा है, यानी अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता से अंतःक्रिया कर रहा है और इस इंटरेक्शन से सूचनाओं के आदान प्रदान के माध्यम से डेटा संग्रह किया जा रहा है। इसका मतलब गुडे हार्ट की परिभाषा हमें पूरी याद नहीं करनी है, हमें एक स्टेटमेंट को में एक कीवर्ड को समझना है। तो गुडे हार्ट क्या कहते हैं, साक्षात्कार को क्या कहा इन्होंने, एक सोशल इंटरेक्शन प्रोसेस कहा है, सामाजिक अंतःक्रिया की प्रक्रिया कहा है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बन गया क्वेश्चन। तो गुडे हार्ट में पूरा स्टेटमेंट नहीं पढ़ना है, एक शब्द को पढ़ना है, सामाजिक अंतःक्रिया की प्रक्रिया कहा है किसने, गुडे हार्ट ने साक्षात्कार को। हेडर और लिंडमैन क्या कहते हैं, हेडर और लिंडमैन कहते हैं कि साक्षात्कार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य संवाद है जिसमें मौखिक उत्तर प्रत्युत्तर होते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा था, जरूर नहीं है कि साक्षात्कार में केवल दो व्यक्ति हो, कम से कम दो व्यक्ति तो होने जरूर नहीं है, लेकिन दो से ज्यादा व्यक्ति भी हो सकते हैं, उनके बीच में संवाद भी होता है और जो भी होता है वो मौखिक उत्तर प्रत्युत्तर में होता है। सामने वाला जो उत्तरदाता है वो कुछ लिखकर आपको आंसर नहीं दे रहा है कि आपने कुछ प्रश्न पूछा, उसने किसी किताब में, किसी कॉपी में, किसी पन्ने पे कोई लिख के आपको दिया, नहीं, जो भी उत्तर दिया मौखिक रूप से होता है। ये पूरा व्यवस्था किसे समझाई, हेडर और लिंडमैन ने इसे समझाने का प्रयास किया है। ठीक है। पॉमर क्या कहते हैं, पॉमर यह कहते हैं कि साक्षात्कार एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो अभी हमने देखा कि विलियम गुडे और हार्ट ने क्या कहा, यह सामाजिक अंतःक्रिया की प्रक्रिया है, सोशल इंटरेक्शन प्रोसेस है। ठीक है। लेकिन पॉमर ने क्या कहा, नहीं, ये मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें दो व्यक्तियों के बीच में उत्तर प्रत्युत्तर होता है। अब आसान बात है भाई, उत्तर प्रत्युत्तर तो अभी हमने देखा, लिंडमैन की परिभाषा में भी ये शब्द आ गया, लेकिन उन्होंने संवाद में उत्तर प्रत्युत्तर शब्द का इस्तेमाल किया है। लेकिन पॉमर ने समाज साक्षात्कार को क्या कहा है, एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया कहा है। तो ये याद रखिएगा, इसलिए बार बार मैं समझाता हूं कि परिभाषाओं को याद मत कीजिए, उनमें छुपे कीवर्ड को पढ़ लीजिए, आपका एग्जाम में कीवर्ड से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लूथर फ्राई क्या कहते हैं, लूथर फ्राई ये कहते हैं कि साक्षात्कार सामग्री संग्रहण की एक प्रणाली है जिसमें निश्चित उद्देश्यों के लिए वार्तालाप के अलावा कुछ भी नहीं है। अब देखिए, निश्चित उद्देश्य के लिए होता है ये तो हमें मालूम ही है, वार्तालाप होता है ये भी हमें मालूम ही है, वार्तालाप के अलावा कुछ नहीं होता ये भी हमें मालूम है, लेकिन फिर हम परिभाषा में याद क्या करें। तो लूथर फ्राई ने जो परिभाषा दी, इस परिभाषा में एक शब्द आ गया, कीवर्ड आ गया, सामग्री संग्रहण की एक प्रणाली। बस, सामाजिक अंतःक्रिया की प्रक्रिया किसने कहा, विलियम गुडे और हार्ट ने कहा। उत्तर प्रत्युत्तर है, किसने कहा, लिंडमैन ने कहा। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, किसने कहा, पॉमर ने कहा। लूथर फ्राई ने कहा सामग्री संग्रहण की एक प्रणाली है। हो गया, चार परिभाषाएं, चार कीवर्ड, चार परिभाषा याद रहेंगी साक्षात्कार की, क्योंकि साक्षात्कार में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं उसके प्रकारों से और परिभाषाओं से। तो चार परिभाषा आपको याद हो गई होंगी। लूथर फ्राई ने क्या कहा, लूथर फ्राई ने सामग्री संग्रहण की प्रणाली कहा है साक्षात्कार को। या तक कोई समस्या, कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, पूछ लीजिए, नोट्स बनाते जाइएगा सामने। मैंने इसलिए मैं कहता हूं कि पूरा पूरा मत लिखा कीजिए, नोट्स में भी वीडियो देखा कीजिए पहले, ठीक है, वीडियो से आपको नोट्स बनाया कीजिए, बाद में पीडीएफ मिल जाएगी आपको, तो यही पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाती है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है। लुंडबर्ग क्या कहते हैं, लुंडबर्ग ने क्या कहा, यही से क्वेश्चन पूछा जाता है, साक्षात्कार को सामाजिक अनुसंधान में डाटा एकत्रीकरण की, याद रखिएगा, ठीक है, सूचना या संग्रह करने की सर्वश्रेष्ठ विधि माना है किसे, साक्षात्कार को। तो साक्षात्कार को डेटा संग्रह की सर्वश्रेष्ठ विधि किसने कहा है, लुंडबर्ग ने कहा है। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पीजीटी लेवल पे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर आता है मीड। मीड ने क्या कहा, मीड कहते हैं कि साक्षात्कार को केवल वार्तालाप नहीं कहा जा सकता। क्यों, क्योंकि साक्षात्कार में वार्तालाप के साथ साथ शारीरिक चेष्टा और मुद्राओं की भी अंतःक्रिया होती है, लोगों के हाव भाव भी महत्वपूर्ण होते हैं, प्रश्न करने वाले का भी हाव भाव महत्वपूर्ण होता है, जिससे प्रभावित होकर उत्तरदाता भी अपने हाव भाव के माध्यम से अपनी फीलिंग को प्रकट करता है। अगर मान लीजिए आप एक अनुसंधान करता है और आप एक बूथ की तरह बैठे हुए हैं, यानी एक प्रकार से केवल बैठे हुए प्रश्न पूछे जा रहे हैं,
ना तो आपको कोई मूवमेंट हो रहा है, ना कि आपको चेहरे पे कोई भाव आ रहे हैं, प्रश्नों की प्रकृति के अनुसार आपकी मनोवृत्ति आपके भाव नहीं बदल रहे हैं, तो सामने वाला भी उदासीन होकर उत्तर देगा। यही कारण है कि दोनों लोगों की अंतःक्रिया जरूरी होती है और दोनों लेखाओं के जो शारीरिक आपके चेष्टा होती है, मुद्राएं होती हैं, ये काफी कारगर साबित होती हैं साक्षात्कार में। तो साक्षात्कार को केवल आप संवाद मत कहिए कि केवल मौखिक प्रत्युत्तर नहीं है। यही प्रकट किया है किसने? जेम्स एच मीड ने। और मीड को हम क्या कहते हैं? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का जनक कहा जाता है। आगे जाकर इन्हीं के शिष्य ब्लूमर ने इस अवधारणा को और आगे बढ़ाया था। तो मीड का कहीं ना कहीं साक्षात्कार में इन्होंने अंतःक्रिया से जोड़ने का प्रयास किया है। तो ये सारी परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए साक्षात्कार के संदर्भ में। ठीक है, अब आते हैं साक्षात्कार की विशेषताएं क्या है। किसी भी साक्षात्कार की विधि में 4 विशेषताओं पर जोर दिया जाता है। पहला, कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति तो होने ही चाहिए। 2 व्यक्ति तो होंगे ही होंगे, उत्तरदाता और अनुसंधानकर्ता, लेकिन उत्तरदाता भी 2 से अधिक हो सकते हैं। दूसरा, आमने सामने का प्राथमिक संबंध हो। तीसरा, सामग्री संकलन किया जाए। और चौथा, विशिष्ट उद्देश्य हो। अगर उद्देश्य नहीं है तो फिर आदमी क्यों बैठेगा, आपसे विचार विमर्श क्यों करेगा? कोई पर्पस होगा, सामने वाला कुछ आपको जानकारी देना चाहता है और आपको अनुसंधानकर्ता कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो पर्पस होना बहुत जरूरी है साक्षात्कार में। दूसरा, कुछ ना कुछ सामग्री का संकलन होगा, कोई वीडियो बनेगा, कोई रिकॉर्डिंग होगी, स्वाभाविक सी बात है, डेटा इकट्ठा होगा। तीसरा, आमने सामने के प्राथमिक संबंध होना जरूरी है। सामने वाला क्या प्रश्न पूछ रहा है तो उत्तरदाता को मालूम होना चाहिए सामने वाला है कौन, और जो प्रश्न अनुसंधान करने को वाले को भी मालूम होना चाहिए कि जिससे मैं उत्तर पूछ रहा हूं उसका एक्सपीरियंस कैसा है। तो कहीं ना कहीं प्राथमिक संबंध होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना बहुत जरूरी है। ये 4 विशेषताएं अगर होंगी, लक्षण होंगे, तभी साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारंभ हो पाएगी। ठीक है, अब साक्षात्कार के उद्देश्यों की बात आती है। तो लुंडबर्ग ने क्या कहा? लुंडबर्ग ने कहा कि साक्षात्कार के 2 उद्देश्य होते हैं। पहला, तथ्यों का संकलन करना। हम डेटा इकट्ठा करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई घटना घटी, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद मान लीजिए पत्रकारों का समूह गया और पत्रकारों ने वहां जाकर ठीक है अध्ययन किया कि भाई जो पीड़ित परिवार थे उनसे पूछा, जो घटना के साक्षी थे उनसे पूछा, यानी तथ्यों का संकलन करने के लिए आपने साक्षात्कार किया। अगर मान लीजिए 1984 में 3 दिसंबर को भोपाल गैस कांड हुआ, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, जो समय जो लोग बच गए उनसे पूछा गया क्या हुआ था रात को 12 बजे, किस प्रकार की भगदड़ मच गई थी। ठीक है, ये सब जानने की कोशिश करी आपने उन लोगों से जो वहां पे उपस्थित थे या जो वहां के साक्षी थे, एविडेंस था। तो इस प्रकार के जब साक्षात्कार होते हैं तो ये पहला पर्पस होता है साक्षात्कार का, तथ्यों का संग्रह करना। दूसरा होता है उत्तरदाता के जीवन के भावनात्मक पक्ष का समझना। आप केवल उससे तथ्य प्राप्त नहीं कर रहे हैं, साथ ही साथ तथ्य बताने वाले की पीछे की फीलिंग क्या है। जैसे अभी हाल ही में देखिए उत्तराखंड में अभी 5 से 6 दिन पहले घटना घटी, बादल फटा और धरोली गांव पूरा का पूरा तबाह हो गया। उस दौरान उस गांव में जो लोग बच गए, उस समय जो उपस्थित थे जब बादल फटा 1:10 पर, और केवल 39 सेकंड में ठीक है लगभग कई लोग मारे गए और पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया केवल 39 सेकंड में, 39 सेकंड में। तो ऐसे में जो लोग बचे हैं, जिन लोगों ने उस हादसे को देखा, तो उनकी दिमाग पर, उस मनोदशा पर क्या असर पड़ा। जिन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खो दिया, जो आज भी वहां पे बॉडी तलाश रहे हैं, मलबे के नीचे से निकलने की, बॉडी निकालने की कोशिश कर रहे हैं अपने परिजनों की, तो उनकी मनोदशा क्या है। जब हम उनसे पूछते हैं क्या हुआ था तो ये तथ्य है, लेकिन जब उनकी मनोदशा को समझते हैं, ये भी तो आपको मनोदशा मालूम पड़ती है, सामने वाले की सोच क्या है, सामने वाले पर क्या बीत रही है। तो साक्षात्कार केवल डेटा इकट्ठा करने की विधि नहीं है, सामने वाले की मनोवृत्ति, उसकी भावनाओं को समझने का साधन भी होती है। इन 2 बड़े महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं, लुंडबर्ग ने समझाने का प्रयास किया। ठीक है, पीवी यंग क्या कहते हैं, यहीं से क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन नेट में एग्जाम में पूछा जा चुका है। पीवी यंग कहते हैं कि साक्षात्कार के 4 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य क्या है? उत्तरदाता के व्यक्तित्व संबंधी सूचना प्राप्त करना, उसकी पर्सनैलिटी को जानने की कोशिश करना। दूसरा, प्रकल्पनाओं का निर्माण करना, हाइपोथेसिस बनाना। किसी भी घटना से जुड़े लोगों से जब हम जानकारी प्राप्त करेंगे तभी उस घटना के बारे में हम हाइपोथेसिस, उपकल्पना बना पाएंगे। तीसरा, व्यक्तिगत सूचना प्राप्त करना, उस व्यक्ति की निजी राय क्या है, उसकी निजी मनोवृत्ति क्या है, वो क्या सोचता है इस विषय में, वो जानकारी प्राप्त करना। और द्वितीय, तथ्यों का संकलन करना,
उसके बताए गए डेटा के बेसिस पर इंफॉर्मेशन जो अखबारों में छपी है उससे भी जानकारी इकट्ठा करना या जानकारी को विश्वसनीय प्रमाणित करने की कोशिश करना, ये होते हैं साक्षात्कार के उद्देश्य। पीवी यंग ने जो 4 उद्देश्य बताए हैं, ये चारों उद्देश्य आपको याद होने चाहिए। कभी कभी प्रश्न ये बन जाता है कि पीवी यंग के अनुसार साक्षात्कार का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो हो सकता है इसमें से 3 उद्देश्य लिखे जाएं और चौथा उद्देश्य कुछ और लिख दिया जाए। ठीक है। अब आते हैं साक्षात्कार के प्रकारों पर। साक्षात्कार का सबसे पहला प्रकार है निदानात्मक साक्षात्कार। इसका नाम से स्पष्ट है, जब आप किसी समस्या के कारणों को जानना चाहते हैं कि क्या घटना घटी थी, कारण क्या था। जैसे डॉक्टर अपने मरीज से पूछता है, बताइए क्या समस्या है, ठीक है, आपने क्या खाना खाया था, समस्या क्या आ रही है, यानी समस्या को जानने के लिए कारणों की खोज करना चाहता है। ठीक है, इसे कहते हैं निदानात्मक साक्षात्कार। यानी आप केवल डेटा का संरक्षण, डेटा प्राप्त करने के लिए साक्षात्कार नहीं करते हैं, बल्कि समस्या के कारणों को जानने के लिए आप साक्षात्कार करते हैं, लोगों से मिलकर बातचीत करते हैं। मान लीजिए किसी गंदी बस्ती के इलाके में ज्यादा अपराध होते हैं, या किसी इलाके में हत्याएं ज्यादा हो रही हैं, या किसी इलाके में आपने देखा यहाँ पर जो बाल मृत्यु दर है वो ज्यादा है, या कुपोषण बहुत ज्यादा है। आपने देखा कि हरियाणा में लिंगानुपात कम क्यों है बाकी भारत की बाकी राज्यों की अपेक्षा। तो इन सब चीजों को जानने की कोशिश आप करते हैं जब सामाजिक अपराध, बाल अपराध, गरीबी, बेकारी, इन समस्याओं के कारणों की खोज करने की आप जब साक्षात्कार करते हैं, तो ऐसे साक्षात्कार को निदानात्मक साक्षात्कार कहा जाता है। ठीक है। दूसरा होता है उपचारात्मक साक्षात्कार। समस्या के कारण तो आपको मालूम थे, कारण के जानने के पश्चात समाधान क्या होना चाहिए, इसके लिए लोगों से आप सुझाव मांगते हैं कि भाई इसमें क्या समाधान हो सकता है। जैसे मान लीजिए आजकल आप देख रहे हैं कि मोटापा, ओबेसिटी बहुत बड़ी समस्या है। तो आपने देखा बहुत से इंटरव्यू आ रहे हैं आजकल, आपके यूट्यूब पर देखा होगा आपने, कई सारे डाइटिशियन अपने जानकारी देते हैं कि मोटापे से कैसे बचा जाए। यानी मोटापा तो समस्या है, उसके कारणों को लेकर साक्षात्कार नहीं हो रहा, बल्कि डाइटिशियन अपने विचार प्रकट कर रहे हैं कि आप क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस चीज से मोटापा बढ़ता है। ये क्या हो गया, ये हो गया उपचारात्मक साक्षात्कार। कोई दिक्कत। तीसरा होता है अनुसंधानात्मक साक्षात्कार। ये क्या होता है, जब किसी घटना से संबंधित नवीन ज्ञान हमें प्राप्त करना है, नवीन तथ्य हमें प्राप्त करने हैं। ठीक है, उस समय क्या हुआ, इसका कारण क्या था, कारण तो हमने जाना, साथ ही साथ हम जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, उसके पीछे का अनुसंधान करना, रिसर्च करना चाहते हैं। जैसे धरोली में बादल फटा, तो बादल फटने का कारण क्या था, बादल फटने का बहाव क्या हुआ, ज्यादातर लोग क्यों मारे गए, ठीक है, धरोली गांव ज्यादा प्रभावित क्यों हुआ, हम रिसर्च करना चाहते हैं, तो इसे कहा जाएगा अनुसंधानात्मक साक्षात्कार। ठीक है। फिर आता है संरक्षित साक्षात्कार। ये क्या होता है, आपने संरक्षित प्रश्नावली पढ़ी होगी, संरक्षित अनुसूची भी देखी होगी, अब संरक्षित साक्षात्कार भी देखिए। जब पहले से डिसाइडेड क्वेश्चन होते हैं कि हम क्या जानना चाहते हैं, पहले से हमने प्रारूप तैयार कर लिया, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन को हमने पहले से तैयार कर लिया, सामने वाला क्या है, उसकी मनोदशा क्या है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने अपने प्रश्न पहले तैयार कर लिए हैं कि हमें अपने 1 घंटे के अनुसंधान में, 2 घंटे के अनुसंधान में, साक्षात्कार में क्या क्या प्रश्न तैयार करने हैं, पहले ही हमने प्रश्नों को तैयार कर लिया। ठीक है, उत्तरों को हमने तुलनात्मक विश्लेषण किया और आसान करना आसान हो जाए, ताकि हाँ नामे वाले क्वेश्चन क्या होंगे, ठीक है, कथन कारण वाले प्रश्न क्या होंगे, सामने वाले को हमें कितने ऑप्शन देने हैं, 3 ऑप्शन देने हैं, 3 में से 1 हमें आंसर चाहिए, तो हमने पहले ही प्रश्नों को भी हमने विश्लेषण कर लिया। ठीक है, याद रखिए निष्पक्षता को पहले हमने तय कर लिया कि अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर हमें प्रश्न पूछने हैं। हमने रिकॉर्डिंग भी लगा दिया, टेप रिकॉर्डर रख दिया, वीडियो कैमरा ऑन कर दिया, ताकि हमारे पूर्वाग्रह साक्षात्कार में शामिल ना हो जाए। तो इस प्रकार के साक्षात्कार को क्या कहते हैं, संरक्षित साक्षात्कार कहते हैं। जैसे देखिए जनगणना शुरू होने वाली है, अब जनगणना में जो जनगणना अधिकारी आपके घर पे आएगा, वॉलंटियर आएगा, उसके हाथ में एक बड़ा सा पन्ना होगा, उस पन्ने से हो सकता है तो टैबलेट दे दी जाए, तो टैबलेट होगा, उसमें कुछ क्वेश्चन लिखे होंगे, उस क्वेश्चन संबंधित वो घर के मुखिया से प्रश्न पूछेगा, उत्तर भरता जाएगा। ठीक है, इसे कहा जाता है संरक्षित साक्षात्कार। जो ज्यादातर जनगणना के समय या बैंक जॉब के इंटरव्यू के समय होते हैं, यानी बना बनाया प्रारूप होता है और एक ही प्रारूप से सभी लोगों से विचार पूछे जाते हैं। यानी व्यक्ति देखकर प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, बल्कि ये फॉर्मेट पहले से तैयार है, उसी बने बनाए फॉर्मेट के बेसिस पर सभी लोगों से एक ही प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसे कहते हैं संरक्षित साक्षात्कार। दूसरा होता है असंरक्षित साक्षात्कार, यानी सामने वाले ने, अनुसंधानकर्ता ने पहले से कोई प्रश्न तैयार नहीं किए हैं। याद रखिए थोड़ा लचीलापन अधिक होता है, यहाँ पे वो आपको प्रश्नों के साथ साथ आपके हाव भाव को भी समझना चाहता है, वो क्रॉस क्वेश्चन भी पूछना चाहता है।
वो प्रश्न पूछने के बाद पूरा प्रश्न भी आपसे पूछना चाहता है। तो इस प्रकार के साक्षात्कार में कोई प्रश्नों का कोई क्रम नहीं होता, आज से रैंडमली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके पक्ष को जानने की कोशिश की जाती है। भले ही समय ज्यादा लगता है, लेकिन अनुसंधान में, साक्षात्कार में गहनता आती है असंरचित साक्षात्कार से। ठीक है। तीसरा होता है अर्ध संरक्षित साक्षात्कार। इसमें कुछ प्रश्न तैयार कर लिए गए और कुछ प्रश्न क्या किए गए, पूरा प्रश्न में पूछ लिए गए। एकदम रैंडमली क्वेश्चन नहीं चल रहे हैं। क्वेश्चनों का एक फॉर्मेट तो है सामने वाले के पास, अनुसंधानकर्ता के पास, लेकिन हर बात के प्रश्न पहले से तैयार नहीं किए गए हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपके बात में से बात निकाल के क्वेश्चन पूछना, क्रॉस क्वेश्चन पूछना, यानी दोनों का संग्रह है। यानी कुछ प्रश्न बड़े ही सैद्धांतिक हैं, डेटाबेस हैं, तो उन्हें तो आपने पहले से लिख लिया कि हमें इस प्रकार के प्रश्नों को डेटा प्राप्त करना है। और कुछ प्रश्न हमने पहले से तैयार रखे हैं, यानी कुछ प्रश्नों को हमने तैयार नहीं किया, हमने बस सामने वाले की राय जानने की कोशिश करी है। यानी दोनों का मिक्सचर हो जाता है, इसे कहते हैं अर्ध संरक्षित प्रश्न साक्षात्कार। फिर होता है व्यक्तिगत साक्षात्कार। यहाँ पर आप किसी समूह से बातचीत नहीं कर रहे हैं, यहाँ आप किसी व्यक्ति के हाव भाव, उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसे भरोसा मानने की कोशिश करते हैं कि वो व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा है, उससे व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, आमने सामने बिठाकर जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें कोई उसके प्रकार से हम उससे कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम नहीं करते हैं। हम सामने वाले की उस घटना से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उससे जानकारी चाहते हैं कि क्या हुआ था, बताइए। उसको भरोसे में लेकर हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे पास पहले से कोई क्वेश्चन नहीं होता, कोई हमारा कोई उद्देश्य निर्धारित, बस ये होता है कि इंफॉर्मेशन चाहिए हमें सामने वाले से। ठीक है, इस प्रकार में क्या होता है, समय जरूर लगेगा, सामने वाला से आपको भरोसा जगाना होगा कि हम जिसको वो उत्तर दे रहा है उसके गोपनीयता बनी रहेगी। ठीक है, आपको भी भरोसा जगाना पड़ता है कि सामने वाले को हम थोड़ा रिलैक्स महसूस कराएं और उसकी निजी राय हम पता कर सकें, और जो वास्तविक घटना से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो हमें जानकारी प्रदान कर दे। ठीक है, इस प्रकार के साक्षात्कार में हवा हवाई बातें नहीं होती हैं, सुनी सुनाई बातें नहीं होती हैं। यही कारण है व्यक्तिगत साक्षात्कार उसी व्यक्ति से किया जाता है जो घटना से जुड़ा हुआ है। क्लियर यहां तक? फिर आता है समूह साक्षात्कार। एक साथ कई व्यक्तियों से आप क्या करते हैं, साक्षात्कार करते हैं। इसमें कम समय में अधिक लोगों से बातचीत हो पाती है, संवाद हो पाता है। ठीक है, आपने देखा होगा ग्रुप डिस्कशन होता है जो आजकल, तो जीडी कहते हैं, ग्रुप डिस्कशन। किसी एक मुद्दे पर सभी लोगों की राय क्या है, सभी लोगों में डिबेट शुरू हो जाती है, सब अपने अपने विचार प्रकट करते हैं, इसे कहा जाता है समूह साक्षात्कार। तो आजकल बहुत सी कंपनियां ग्रुप डिस्कशन कराती हैं, अपने जो एम्प्लॉय हैं, जो इनकम लेने वाले हैं, नौकरी देने वाले हैं, वॉलंटियर्स हैं, इनकी पक्ष को जानने के लिए। इसके अलावा टेलीफोनिक साक्षात्कार, ये आजकल देखिएगा बड़े पैमाने पर आप अखबारों में सुनते होंगे। ठीक है, कि भाई कोई घटना घटी तो भाई टेलीफोन पर हमारी संवाददाता ने पूछताछ, आजकल तो संवाददाता कॉल लगाते हैं उसी समय और बताते हैं कि हमने सामने वाले से क्या क्वेश्चन पूछा। ठीक है, कि भाई अब मंत्री जी विदेश यात्रा पर हैं, घटना घट गई है उनके राज्य में, अब मंत्री जी विदेश से खबर, हमें उनसे इंटरव्यू चल रहा है कि उनका पक्ष जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे, टेलीफोनिक साक्षात्कार कहते हैं। इसमें समय बचता है, खर्च बचता है और जानकारी प्राप्त हो जाती है कि सामने वाले मंत्री जी की राय क्या है। ठीक है, इसके अलावा फोकस ग्रुप साक्षात्कार, इसमें हम पर्टिकुलर कुछ लोगों से जो घटना से जुड़े हुए रहे हैं, या हम एक प्रकार का रिसर्च करना चाहते हैं कि लोगों की राय क्या है, तो हमने 6 से 12 लोगों को एक छोटा समूह तैयार कर लिया। हम विशेष विषय से जुड़े हुए लोग हैं, उन विषय से विशेष जुड़े लोगों को हमने एक जगह बैठाया और उनसे चर्चा प्रारंभ कर दी। ठीक है, इससे हमें गहनता मिलती है, हमें एक विविध दृष्टिकोण मिलता है, क्योंकि वो 6 से 12 लोग जो अपने ग्रुप बनाया है, वो सभी लोग एक ही विषय से जुड़े हुए होते हैं। इससे गहनता भी आती है, गंभीरता भी आती है, और जो तथ्य मिलते हैं वो काफी विश्वसनीय प्राप्त हो पाते हैं। ठीक है। फिर आता है पैनल साक्षात्कार। एक उत्तरदाता के सामने कई साक्षात्कार आते हैं। अब क्या था, समूह साक्षात्कार में अनुसंधानकर्ता एक था, उत्तरदाता ज्यादा थे। यहाँ पे उत्तरदाता केवल एक ही है, लेकिन उससे प्रश्न पूछने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। जैसे आप जब नेट सेट क्लियर कर लेते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम जब क्लियर करके आप आयोग में जाएंगे, ठीक है, अगर आपका एमपीपीएससी में है, बिहार पीएससी, राजस्थान पीएससी, झारखंड पीएससी, ठीक है, आपका यूपीपीसीएस, अलग अलग जगहों पे आपके इंटरव्यू होते हैं। जिस भी स्टेट का आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देंगे, जैसे अभी होने वाले हैं 11 सितंबर से एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू शुरू होने वाले हैं, तो उसमें आप अकेले जाते हैं, लेकिन पैनल में 5 लोग बैठे होंगे, वो पांचों लोग एक ही व्यक्ति से प्रश्न पूछेंगे। यानी उत्तरदाता तो केवल एक ही हुआ, लेकिन पूछने वाले साक्षात्कारकर्ता कई हैं,
इसमें क्या हुआ है, कई विशेषज्ञों की राय एक साथ आती है। इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, दबाव बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जैसे किसी ने इंटरव्यू दिया यूपीएससी का, तो यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहा है, तो यूपीएससी बोर्ड में उस समय 8 से 9 लोग बैठे हुए हैं, एक व्यक्ति से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो काफी दबाव महसूस करता है वो, साक्षात्कार की संख्या ज्यादा होती है, उत्तरदाता बेचारा एक ही होता है। ठीक है, इसे कहते हैं पैनल साक्षात्कार। कोई डाउट इसमें, यहां तक समझ में आ रहा है सभी को? अब आता है केंद्रित साक्षात्कार। यहां से प्रश्न ज्यादातर पूछे गए हैं केंद्रित साक्षात्कार से। अब होता क्या है, हम यहां पर किसी व्यक्ति की राय पता नहीं करना चाहते हैं, बल्कि हम सबसे पहले याद रखिएगा, सामने वाले को किसी एक विशेष घटना से जुड़े उसके विचार जानना चाहते हैं। बस हमें उसकी पूरी विषय से, उसके जीवन से, उस घटना से हमें राय महत्वपूर्ण नहीं है। हम विषय विशेष के संदर्भ में सूचना प्राप्त करने की जब कोशिश करते हैं, उसे कहते हैं सेंट्रलाइज इंटरव्यू, यानी केंद्रित साक्षात्कार। और इस केंद्रित साक्षात्कार शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया, या क्या रखिए, ऑर्गबन ने। ऑर्गबन ने किताब लिखी, याद रखिएगा, ठीक है, आपने पढ़ा ही होगा इसके बारे में। और ऑर्गबन ने कौन से विषय पर अध्ययन, सूचना प्राप्त करने की कोशिश करी कि रेडियो के क्या प्रभाव पड़े हैं। तो समाज में रेडियो के प्रभावों को जानने के लिए इन्होंने पर्टिकुलर रेडियो से जुड़े हुए लोगों को, जो रेडियो सुनते हैं, याद रखिए, या रेडियो क्षेत्र में काम करते हैं, या रेडियो से उनके जीवन में क्या बदलाव आया, उस घटना से जुड़े लोगों का अध्ययन किया और 150 से अधिक प्रकार के प्रभावों को समझाने का प्रयास किया कि रेडियो ने समाज में किस प्रकार के 150 से अधिक प्रभाव पैदा किए हैं। क्लियर है यहां तक? तो इस प्रकार के जो साक्षात्कार होते हैं वो केंद्रित साक्षात्कार होते हैं, जो किसी घटना विशेष या अनुसंधान विशेष या कोई नई खोज हुई है, नया आविष्कार हुआ है, उससे जुड़े जो जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की जाती है, इसे कहते हैं केंद्रित साक्षात्कार। ठीक है, फिर आते हैं पुनरावृत्ति साक्षात्कार। इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया किसने, याद रखिए, सबसे पहले इस्तेमाल किया लेजास फील्ड ने। इन्होंने कहा कि समाज में परिवर्तन बहुत धीमे धीमे गति से होते हैं, जिस कारण से रातों रात तो परिवर्तन नहीं आएंगे, समय के साथ साथ परिवर्तन चेंज होते जाएंगे। जैसे अभी हम कहें, मान लीजिए एआई आ चुका है, तो अभी बहुत से लोग एआई से डरे भी हुए हैं और बहुत से लोग एआई की संभावना भी देख रहे हैं। बहुत से लोग ये मान के चल रहे हैं कि फ्यूचर में बहुत अच्छा काम होगा, एआई आने से विशेषीकरण बढ़ जाएगा, और बहुत से लोग एआई को लेकर थोड़े से डाउट में भी हैं। यही चीजें 1990 के दौर में हुई थी, जब 1990 में भारत में बड़े पैमाने पर कंप्यूटर क्रांति हुई राजीव गांधी के समय, और हम देखते हैं कि 1994-95 तक इंटरनेट भी आ गया। तो सन 1999 सन 2000 तक लोगों की सोच में यह बैठ गया था कि बैंक की नौकरियां खत्म हो जाएंगी, पूरा बैंकों में कंप्यूटर लग रहे हैं, रेलवे में जगह जगह कंप्यूटर लग रहे हैं, अब तो नौकरियां खत्म हो जाएंगी। यानी जब भी कोई नई तकनीक आती है तो लोगों में डर भी आता है और लोगों में इसको लेकर उत्साह भी होता है। यही एआई को लेकर हो रहा है। तो हो सकता है जिन लोगों में अभी उत्साह हो सकता है 5 साल में उनकी नौकरी चली जाए, और हो सकता है जिनकी अभी नौकरियां जा रही हो वो एआई को सीखकर अपनी इनकम को बढ़ा लें। तो समय में परिवर्तन तो आएगा, तो परिवर्तन के साथ साथ सोच में ही परिवर्तन भी आएगा, स्वाभाविक सी बात है। तो उसकी परिवर्तन धीरे धीरे होता है, तो परिवर्तन के चलते लोगों की सोच में परिवर्तन आता है, लोगों का दृष्टिकोण भी बदलता है। तो इस प्रकार के साक्षात्कार किए जाते हैं, पुनरावृत्ति साक्षात्कार। यानी आपने अगर किसी विशेषज्ञ लोगों से साक्षात्कार किया, ठीक है, तो हो सकता है वो कहें कि नहीं, एआई तो बहुत क्रांतिकारी कदम है, लेकिन 5 साल बाद आपने फिर उनसे साक्षात्कार किया, अब उनकी सोच हो सकता है बदल गई हो। इसे कहते हैं पुनरावृत्ति साक्षात्कार। ठीक है। अब आते हैं साक्षात्कार की प्रक्रिया के चरण क्या हैं। ये चरण से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, यहां से प्रश्न आने की संभावना ज्यादा होती है। हमेशा आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमेशा क्रम जमाने को आएगा। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा गलत करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि वो क्रम पढ़ते ही नहीं है, वो बस पढ़े बने चुने थोड़ा बहुत टॉपिक पढ़ के चले जाते हैं इस टॉपिक को। साक्षात्कार की प्रक्रिया जब आप पढ़ते हैं, सबसे पहले क्या होता है, साक्षात्कार की प्रारंभिक तैयारी होगी, स्वाभाविक सी बात है। फिर उत्तरदाता से आपको संपर्क करना होगा, ठीक है, या फिर आपको पूर्व नियुक्ति करनी होगी, टाइम लेना होगा, अपॉइंटमेंट लेनी होगी। अपॉइंटमेंट के बाद साक्षात्कार आप प्रारंभ करेंगे, फिर औपचारिकताएं होंगी, नमस्कार चमत्कार होगा, ठीक है, धन्यवाद दिया जाएगा, आपने अपना समय दिया। फिर आप प्रश्न पूछना प्रारंभ करेंगे। प्रश्न पूछने के बाद आप उपयुक्त और अर्थपूर्ण उत्तरों की प्राप्ति करेंगे। आपने प्रश्न किया, सामने वाले ने उसका उत्तर दिया। फिर आप उत्तरों का लेखन करेंगे या रिकॉर्ड करेंगे या वीडियो बनाएंगे। फिर आप समापन करेंगे कि धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। तो ये जो क्रम होता है, कभी कभी बहुत सिंपल क्रम है, लेकिन हम क्या होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं या देखिए क्रम में जमाने को आते हैं, तो भाषा जब कठिन हो जाती है तो गलतियां होना शुरू हो जाती हैं।
इसलिए क्रम को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। इसलिए एक चार्ट बना दिया गया है कि साक्षात्कार कैसे होगा। पहले उत्तरदाता से साक्षात्कार की तैयारी होगी, संपर्क होगा, साक्षात्कार प्रारंभ होगा, प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर प्राप्त किए जाएंगे, उत्तर को लिखा जाएगा और साक्षात्कार का समापन हो जाएगा। तो एक दो बार इस चार्ट को अच्छे से पढ़ लेंगे तो गलती होने की संभावना ना के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो साक्षात्कार में क्या होता है, कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, प्रकार कौन से हैं, पीवी यंग ने 4 उद्देश्य क्या बताए हैं, लुंडबर्ग ने 2 उद्देश्य क्या बताए हैं, ये आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। केंद्रित साक्षात्कार क्या होता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। पुनरावृत्ति साक्षात्कार पर सबसे ज्यादा काम किसने किया ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। और साक्षात्कार की प्रक्रिया का क्रम क्या होता है इस क्रम को भी नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने शुरुआत की थी साक्षात्कार के संदर्भ में। कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। सुमित जी बहुत लेट ज्वाइन किया आपने, क्लास कंप्लीट हो रही है तब आप ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन आया होगा सभी के पास, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। कोई समस्या है, कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। तो अभी हमारा 2 लेक्चर पूरे हो गए। इससे पहले 10 बजे लेक्चर था, अवलोकन पे किया था, ठीक है। अब लेक्चर हमारा सामाजिक, माफ कीजिएगा, साक्षात्कार पे हुआ। अगला लेक्चर हमारा प्रारंभ होगा, याद रखिएगा, वो होगा 3 बजे। और 3 बजे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अंतः वस्तु विश्लेषण के बारे में, मौखिक इतिहास के बारे में और जीवन इतिहास के बारे में, ठीक है। 3 टॉपिक एक साथ है क्योंकि तीनों ज्यादा बड़े बड़े कॉन्सेप्ट नहीं है, बड़े बड़े सिद्धांत नहीं है, तो तीनों अवधारणाओं को समझना जरूरी है, खासकर अंतः वस्तु विश्लेषण को, जिससे प्रश्न आने की संभावना ज्यादा होती है। तो ये तीनों टॉपिक पर एक लेक्चर होगा दोपहर 3 बजे, ठीक है। नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, मैंने आपको अभी से बता दिया है 3 बजे लेक्चर होगा। नोटिफिकेशन कभी कभी आ जाता है, कभी नहीं भी आ पाता है किसी कारणवश, अगर आपका इंटरनेट ऑफ है या आपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो, लेकिन फिर भी अगर आप क्लास ज्वाइन किए हुए हैं तो आपको मालूम होगा 3 बजे आपको क्लास ज्वाइन करनी है इस टॉपिक पर, ठीक है। कोई डाउट इसमें, क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए सभी लोग, ठीक है। अब ये वीडियो यूट्यूब पर भी जाएगा हमारा, तो याद रखिए जो लोग भी वीडियो पर यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। शाम को 5 बजे भी याद रखिएगा, आज एक टॉपिक होगा, इस टॉपिक से संबंधित 25 प्रश्नों को सॉल्व कराया जाएगा। और टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा अवलोकन और हमारा साक्षात्कार, इन 2 विषयों से संबंधित 25 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे यूट्यूब पर लाइव शाम को 5 बजे, ठीक है। तो वो सब भी आप लोग को ज्वाइन कीजिएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, ठीक है। सभी एग्जाम, जितने भी एग्जाम के नोटिफिकेशन आ चुके हैं, सबके बैच चल रहे हैं, ठीक है। तो राजस्थान पीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर की आप तैयारी करना चाहते हैं, और यूपी पीजीटी की तैयारी करना चाहते हो, झारखंड पीजीटी की तैयारी करना चाहते हो, बिहार पीजीटी की तैयारी करना चाहते हो, या फिर यूजीसी नेट दिसंबर में जो एग्जाम है उसकी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, हर एग्जाम के, हर परीक्षा के अपने अपने बैच चल रहे हैं, ठीक है। जल्दी ही आपका एमपी सेट का एग्जाम का नोटिफिकेशन भी आने वाला है और एमपी पीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी आने वाली है। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस भी किया है कि 7000 पोस्टें भरी जाएंगी एमपीपीएससी में आयोग के द्वारा, इसमें से लगभग 2000 से अधिक पोस्टें होंगी असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो अगर आपने नेट सेट क्लियर कर लिया है तो फॉर्म भर सकते हैं, याद रखिए, ठीक है। नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए, दिसंबर वाले एग्जाम को क्लियर करके रख लीजिए, नेट का एग्जाम। और एमपी में सेट का एग्जाम होगा, हो सकता है अक्टूबर नवंबर में सेट का एग्जाम भी हो। तो अगर आप मध्य प्रदेश का सेट का एग्जाम देना चाहते हैं तो यूजीसी नेट का सिलेबस ही सेट का सिलेबस है, अंतर कुछ नहीं होता, एक ही टॉपिक है सारे। तो अच्छे से निकाल लीजिए ताकि मार्च अप्रैल में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम को आपको देने का मौका मिल पाएगा, ठीक है। चलिए, तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।